हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्लियरली जो है 4 फंक्शंस हमें एक्सप्लेन करने हैं। ये जो 4 फंक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 4 फंक्शंस हमें एक्सप्लेन करने हैं। कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये जो हमने 4 फंक्शंस लिखे हैं, ये 4 फंक्शन जो अलग अलग जो 4 फंक्शंस हैं, ये अलग अलग फंक्शंस आपके पास 3 या 4 मार्क्स में आते हैं। तो आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आप इसको याद करेंगे, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 फंक्शंस कर रहे हैं, 4 फंक्शंस हमारे अलग अलग हैं। फर्स्ट हमारे पास है, जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास बैंक ऑफ करेंसी इशू। बैंक ऑफ करेंसी इशू का मतलब, ये अभी हमने पिछली वीडियो में भी कहा था जब मनी का समझाया था, कि जो आरबीआई है, आरबीआई, इसको मैं बार बार आरबीआई क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आ सकता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई तो आपको आरबीआई यूज करना है, और अगर आपसे पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो वहां आपको सेंट्रल बैंक यूज करना है। बैंक ऑफ करेंसी इशू का मतलब इकोनॉमी में 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट हैं वो सारे नोट, वो हमारे पास उसका मोनोपोली राइट किसके पास है, वो मोनोपोली राइट है हमारा आरबीआई के पास। और सिर्फ भारत में नहीं, किसी भी देश में नोट जारी करने का जो मोनोपोली राइट है वो होता है उस देश के सेंट्रल बैंक के पास। अब इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, इतना बड़ा बैंक है, लेकिन इस तरह का राइट किसी को नहीं दिया। नोट करेंसी इशू करने का जो राइट है, करेंसी इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ जो दिया जाता है वो दिया जाता है सिर्फ किसको, सेंट्रल बैंक। अब ये जो करेंसी इशू करने का राइट सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, तो जो सेंट्रल बैंक करेंसी जो इशू करता है इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि कानूनी रूप से उसको स्वीकृति मिलती होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीगल टेंडर। अब ये सिर्फ जो है आरबीआई या सेंट्रल बैंक को ही ये करेंसी इशू करने का राइट देने का फायदा क्या होता है, क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे तो उससे तो आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे कि आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है। अब ये सिर्फ किसी देश के एक ही बैंक, सेंट्रल बैंक को ही करेंसी जारी करने का राइट देने से एडवांटेज क्या होती है, तो इस पॉइंट में हम इसके एडवांटेज जो है उसको एक्सप्लेन करें। फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है, इससे जो करेंसी नोट है उनमें यूनिफॉर्मिटी आती है, एक जैसे नोट होते हैं। जैसे अगर आप देखो अलग अलग बैंकों की चेकबुक देखो, सब बैंक अपने हिसाब से चेकबुक छापते हैं, तो अगर अलग अलग बैंकों को नोट छापने का अधिकार दे दिया जाए तो कोई कैसा छापेगा, कोई कैसा छापेगा। एक बैंक के नोट को कोई दूसरा नहीं लेगा, दूसरे बैंक के नोट को कोई पहला नहीं लेगा, लेकिन क्योंकि देश में एक ही बैंक नोट जारी कर रहा है तो इसलिए आप देखिए इससे क्या होता है, सारे देश में एक जैसे नोट जो है वो इशू होते हैं। और एक जैसे नोट इशू होते हैं तो सब उनको पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए जनरल एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जाए, लैंग्वेज आपको समझ आए ना आए, आपको वहां का खान पान समझ आए ना आए, लेकिन नोट की भाषा सब अच्छे से समझते। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आरबीआई है जो नोट इशू कर रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में सब में, चाहे आपको लैंग्वेज ना समझ आए, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नोट एक जैसे हैं, तो उससे ट्रांजेक्शन आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आरबीआई नोट इशू कर रहा है तो इससे क्या होता है, पूरे देश में एक नोट जो हमारे नोट सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, एक जैसे नोट जारी होते हैं। इसमें किसी भी स्टेट में ऐसे नहीं अलग नोट हैं, हर एक स्टेट में एक जैसे नोट है, तो हर एक स्टेट के लोग जो हैं दूसरे स्टेट के लोगों से कोई डिफरेंशिएशन इसमें नहीं करेंगे, वो नोटों को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मान लो आप ये राइट स्टेट को दे दो, तो स्टेट में आप देखिए एक स्टेट दूसरे स्टेट के डिसीजन को नहीं मानती, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के नोट को कैसे
तो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नोट एक जैसे ही हैं तो कोई इशू नहीं है, सब स्टेट में एक जैसे नोट चलते हैं, तो इससे मनी सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आती है। दूसरा क्या है, क्योंकि इंडिया या इकोनॉमी में जब एक ही बैंक नोट इशू कर रहा है तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना कैसे इजी हो जाता है, कभी इकोनॉमी में अगर मान लीजिएगा मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सिर्फ कौन बढ़ाएगा, सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई कम करनी है तो कौन कम करेगा, सेंट्रल बैंक। तो यूनिफॉर्म जो है बैंक और करेंसी इशू करने के सिग्नल राइट की वजह से क्या होता है, इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। थर्ड, इसकी एडवांटेज क्या होती है एक ही बैंक को राइट देने से, कि इससे जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर हम उसको स्टेबल रख सकते हैं फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। जैसे फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अगर हम कहते हैं $1 का रेट 75 रुपीज है, अब ये $1 का रेट 75 रुपीज, तो हम कौन से रुपीज की बात कर रहे हैं, जो RBI जारी कर रहे हैं। अब अगर मान लो ये रेट हमारे पास अलग अलग स्टेट को हम राइट दे दें तो कौन सा रुपया, यूपी के रुपए का, कर्नाटक के रुपए का, किसके रुपए का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कंट्रोल करना। लेकिन क्योंकि एक ही जैसे पैसे हमारे RBI जो है वो पब्लिश कर रहा है, मिंट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो मनी की एक्सटर्नल वैल्यू है, एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब जो फॉरेन करेंसीज हैं उनकी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ बैंक ऑफ करेंसी इशू। इन पॉइंट्स को बहुत आपको डिटेल में याद करना है, क्योंकि बार बार बता रही हूँ अलग अलग जो पॉइंट हैं वो अलग अलग पॉइंट आपके पास 4 मार्क्स के आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हुआ बैंक ऑफ करेंसी इशू। सेकंड पॉइंट है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इसके ब्रैकेट में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब बैंक ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंकों के साथ होता है, हमारा रिलेशन जो कमर्शियल बैंकों के साथ होता है वही रिलेशन गवर्नमेंट का RBI के साथ होता है। गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है और चाहे वो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमें पैसे जमा करवाने हैं, हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाने जाएंगे, वो जाएंगे RBI के पास। हमें लोन लेना है, हम जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, सरकार जाएगी RBI के पास। हमें फंड ट्रांसफर करना है, कोई दूर बैठा हुआ रिलेटिव से उसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, हम हेल्प लेते हैं बैंक की, कमर्शियल बैंक की। सरकार को करना है तो सरकार हेल्प लेगी RBI की। तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में 3 फंक्शंस करता है। तो जब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, मेन हेडिंग डालोगे बैंक ऑफ गवर्नमेंट और उसके 3 सब हेडिंग बनाओगे। फर्स्ट पॉइंट एज ए बैंकर। अब एज ए बैंकर होने के नाते जो सेंट्रल बैंक है वो देश की गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबके जो अकाउंट है, हर एक डिपार्टमेंट के जो अकाउंट है वो मेंटेन करके रखता है। और उन अकाउंट में जो रिसीव करना है, जो मनी रिसीव करनी है और जो मनी की पेमेंट करनी है वो कौन करता है, सेंट्रल। जैसे PM केयर फंड है, PM केयर फंड का जो फंड जो है, पैसा वैसा जो आगे जो है RBI इसको मेंटेन करे। तो एज ए बैंकर होने के नाते स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट हैं उनको रखता है। उन अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हों या ट्रांसफर करने हों, रिसीव करना है, पेमेंट करना है उस अकाउंट से, तो कौन करता है, हमारा सेंट्रल। दूसरा पॉइंट है, इसका सब पॉइंट जो बनेगा एज ए एजेंट। एजेंट के रूप में क्या करता है, एजेंट के रूप में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो ट्रांसफर करने हैं। मान लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना, तो वो ये जो फंड ट्रांसफर करेगा ये कौन करेगा, ये करेगा सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, कहीं से हमने लोन ले रखा है, उस लोन की इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। अब उस लोन की जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, तो वो जो लोन की इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, लोन की इंस्टॉलमेंट भी भारत सरकार के बिहार से कौन करेगा, वो सेंट्रल बैंक। तो एजेंट के रूप में क्या करता है, एजेंट के रूप में फंड ट्रांसफर करता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को करना हो, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट को करने हैं,
या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फंड ट्रांसफर करने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई भी बिल और सिक्योरिटीज़ हैं, जो बिल होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो परचेज करनी है, सेल करनी है, तो वो सारे कौन करता है? वो करता है सेंट्रल बैंक। तो बैंकर के रूप में अकाउंट्स को रखता है, फंड को एजेंट के रूप में फंड को ट्रांसफर करता है, और फंड को ट्रांसफर करने के साथ साथ क्या करता है? वो इसके जो सिक्योर जो बिल वगैरह खरीदने और बेचने होते हैं वो भी कौन करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो एज ए बैंकर लोन कौन देता है? आरबीआई। तो जब आप अलग अलग पॉइंट डालेंगे तो इनको अलग अलग ही डालेंगे। जैसे अगर इसके सब पॉइंट बना रहे हो एज ए बैंकर में आप कौन से पॉइंट डालेंगे कि सबके अकाउंट रखता है। अकाउंट रखने के साथ साथ ये गवर्नमेंट को लोन देता है, लोन देने के बाद ही पेमेंट रिसीव करता है। फिर इसका सेकंड पार्ट जो एजेंट का बनाओगे, एजेंट में क्या क्या काम करेगा? फंड को ट्रांसफर करेगा, लोन की किस्तों की पेमेंट करेगा, उसके बाद जो सिक्योरिटीज हैं, बिल हैं, उनको सेल और परचेज करेगा। और इसका सब पॉइंट थर्ड एडवाइजर। एडवाइजर में फाइनेंशियल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को किसी भी मनी मैटर्स के ऊपर, कोई भी मनी मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्राइस स्टेबिलिटी, पब्लिक डेट को मैनेजमेंट करना, या आपके पास फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट है, इनमें से अगर कोई भी इशू है तो इस इशू के ऊपर अगर सरकार को एडवाइस चाहिए तो एडवाइस कौन देता है? सेंट्रल। तो ये जो पॉइंट जब आप एक्सप्लेन करोगे, मेन पॉइंट बनेगा बैंक ऑफ गवर्नमेंट, और उसके जो सब पॉइंट्स हैं एज ए बैंकर, एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर, इसके सब पॉइंट्स अलग अलग हैं। क्योंकि बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये अलग अलग पॉइंट जो हैं आपके 4 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो पॉइंट है बैंकर टू द बैंक। अभी जो बैंकर्स टू द बैंक है, बैंकों का रिलेशन सेंट्रल बैंक के साथ वही होता है जो हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे गवर्नमेंट का रिलेशन होता है सेंट्रल बैंक के साथ, वैसे देश में जितने भी बैंक हैं, कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक मैंने आपको बताया था 3 कमर्शियल बैंक होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो जब कोई भी कमर्शियल बैंक है, उनका बैंकर के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आप अलग अलग पॉइंट बनाएंगे बैंकर टू बैंक। फर्स्ट हो गया, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा वो बनेगा मेंटेन सीआरआर। मेंटेन सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो हर एक कमर्शियल बैंक को जो उसके टोटल डिपॉजिट हैं, उन टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये कितना डिपॉजिट करना है, इसका जो डिसीजन है वो होता है आरबीआई का। जैसे मान लीजिएगा कमर्शियल बैंकों की जो टोटल डिपॉजिट है वो 1000 है और सीआरआर डिक्लेयर किया जाए 10%, तो 1000 का 10% मतलब 100 रुपये हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो के रूप में आरबीआई जो इनके फंड हैं, कमर्शियल बैंक हैं, सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशो के रूप में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों के फंड को मेंटेन करता है। सेकंड, एडवांस लोन। हम बैंकर्स टू बैंक के पॉइंट कर रहे हैं। एडवांस लोन, जो बैंक है जब उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन लेने के लिए किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उनको रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल के द्वारा, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखी है जो लोगों ने जमा करवाई है और उसके अगेंस्ट उसने लोन दे दिया। अब कमर्शियल बैंक को खुद को लोन चाहिए, तो ये इस तरह की सिक्योरिटीज या कमर्शियल बैंकों ने कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, वो सिक्योरिटी दोबारा आरबीआई के पास गिरवी रख के वो लोन लेते हैं, तो ये हो जाता है एडवांस लोन। किसी जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों को उनकी जो सिक्योरिटीज हैं उसको रीडिस्काउंट करके उनको लोन प्रोवाइड करता है और उनसे इंटरेस्ट रेट भी वसूल करता है। इस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट।
बैंक रेट अभी क्या है, बैंक रेट जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है वो रेट हमारा कहलाता है बैंक रेट। अब तीसरा इसमें आता है इसी में बैंकर्स टू बैंक में थर्ड पॉइंट, एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये पॉइंट मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ कि पॉइंट जो आपको क्लियर हो जाए, तो साथ साथ इसके सब पॉइंट्स लिख के जैसे ऊपर में लिखे हुए हैं ये पॉइंट भी मैं यहाँ नीचे लिख दूँ। फर्स्ट पॉइंट था मेंटेन CRR, बी पॉइंट एडवांसिंग लोन, सी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एंड फोर्थ होता है इसमें डी क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। तो बैंकर्स टू बैंक में आपने 4 पॉइंट क्लियर करने हैं जो सब पॉइंट्स हैं, मेंटेन CR, एडवांसिंग लोन और तीसरा पॉइंट लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट और एडवांसिंग लोन्स में थोड़ा फर्क है, दोनों में ही लोन प्रोवाइड की जाए लेकिन दोनों में फर्क है। जब हम एडवांसिंग लोन वाला पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करने के लिए RBI से लोन ले रहे। प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोन लेने का मतलब कि वो RBI से लोन लेंगे बैंक रेट पर और आगे कस्टमर को हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर देंगे जिससे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट। लेकिन जब हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की बात करें, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में क्या है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं कई बार क्या होता है कि उनके जो लोन हैं वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, लोन वाले जो हैं उनको लोन वापस नहीं करते और वो डिपॉजिटर्स जो हैं, अब जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करवाया, अभी आप देखो यस बैंक का भी थोड़े टाइम पहले से अंदर चल रहा था, लोन उन्होंने दे दिए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए, लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं वो तो अपना पैसा वापस मांगेंगे। अब बैंक ने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए जो डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा करवाया वो आगे लोन कर लेते हैं, जो लोन लेने वाले थे उनको दे दिया। अब उनके पास पैसा है नहीं, अब उनके पास पैसा नहीं है तो जब उनको कहीं से भी पैसा उधार नहीं मिलता और वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इनेबल होते हैं, तो जो बैंक है, बैंक कौन सा, सेंट्रल बैंक उनको लास्ट में लोन प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। कि कमर्शियल बैंक कई बार जो होते हैं इस तरह से फंक्शन करते हैं कि वो फेल होने के कगार पे हो जाते हैं। फेल होने के कगार पे कैसे होते हैं, डिपॉजिटर ने पैसे जमा करवा दिए, अब उस बैंक ने क्या किया, लोन देने वाले को लोन दे दिया, लेकिन वो लोन देने वाले जिनको लोन दिया वो लोन लेके भाग गए। अब बैंक के पास लोन का पैसा वापस आ नहीं रहा, लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं वो तो अपना पैसा वापस मांगेंगे और बैंक को कहीं से पैसा वापस मिल नहीं रहा। तो उस हालत में बैंकिंग रेपुटेशन को सेव करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो आगे आता है और सेंट्रल बैंक ऐसे कमर्शियल बैंकों को हेल्प करता है, उनको पैसा उधार देता है जिससे वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस दे सके। अगर ऐसा ना हो तो उससे जो कमर्शियल बैंक है उसको अपना क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा वो, और बैंकरप्ट हो जाएगा तो उस कमर्शियल बैंक को अपना काम जो है वो बंद करना पड़ेगा। उससे क्या, लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो वो एक बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा एक जो होता है वो एक खतरा है कि लोगों का जब बैंकिंग सिस्टम से विश्वास खत्म हो गया तो लोग आगे कभी बैंकों में पैसे जमा ही नहीं कर पाए। तो उस हालत में जो होता है, इस तरह के क्राइसिस में जो सेंट्रल बैंक है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कमर्शियल बैंकों की हेल्प के लिए आता है। जैसे अगर आपको थोड़े टाइम याद हो तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, ये बैंक एक प्राइवेट बैंक था, इस बैंक में भी ऐसा इशू हुआ था जैसे आजकल रियासत बैंक में हुआ था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड। चाहो तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप नेट पे इस तरह का सर्च करके आप डाल सकते हो। तो उसको क्या किया था, बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए उसको ओबीसी के साथ जो सेंट्रल बैंक है उसने उसको मर्ज कर दिया था और काफी पैसा उसको देकर जो डिपॉजिटर्स था उनका फेथ इसमें बचाया था। तो थर्ड इसमें क्या हो गया, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। तो दोनों पॉइंट में बी और सी में फर्क है। एडवांसिंग लोन का मतलब कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब लोन ले रहे हैं तो वो एडवांसिंग लोन कहलाता है, लेकिन जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है
लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, वो हमारे पास क्या होगा, जब कमर्शियल बैंकों को हेल्प करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो होता है। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन कमर्शियल बैंकों को बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन से सेव करता है। इसको पहले के एग्जांपल से समझिए इस फंक्शन को। इकोनॉमी में दो बैंक हैं, ए और बी। अब ए बैंक को देना है बी बैंक को 10,000 और बी बैंक को देना है ए बैंक को 15,000। ये कैसे देने हैं, आपस में चेकों का ट्रांसफर होता रहता है। ए बैंक के पास ऐसे चेक आते हैं जो बी बैंक को पेमेंट करना है और बी बैंक के पास ऐसे चेक आ रहे हैं जो ए बैंक को पेमेंट करना है। तो ए ने बी को देना 10,000 और बी ने ए को देना 15,000। अब यहाँ आरबीआई कैसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन के रूप में काम करता है कि आरबीआई के पास सब बैंकों के अकाउंट होते हैं, अभी बताया था, जितने भी बैंक हैं उन सबके अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं। अब आरबीआई क्या करता है, उनके बैलेंस शीट को मेंटेन करता है। अब ए ने बी को देने 10,000 और बी ने ए को देने 15,000। 10,000 से 10,000 तो कैंसिल हो गए, 5,000 का फर्क रहा। अब जिस बैंक को 5,000 देने हैं, बी को देने हैं ए को 5,000 एक्स्ट्रा, तो वो क्या करेगा, बी बैंक की बैलेंस शीट में उसको डेबिट कर देगा। और ए बैंक को लेने हैं तो ए बैंक की बैलेंस शीट में वो जो है क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से डेली ट्रांजैक्शन पर ये जो अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो मेंटेन कर ली जाती है और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वो इकोनॉमी में बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक इसको जो है मेंटेन करता है, एक दूसरे जो अकाउंट है डेली बेसिस पे मेंटेन करता है, उसके अकाउंट में से डेबिट कर दिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो फंड ये ट्रांसफर करना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो जाता है। उसके अलावा इसी में बैंकर्स टू बैंक में उसके अलावा ये क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है। ऑब्जर्वेशन का काम करने का मतलब कि जो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंकों के, अगर मान लीजिएगा किसी भी कमर्शियल बैंक को, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक को किसी नए एरिया में अपनी ब्रांच खोलनी है। अब नए एरिया में ब्रांच खोलनी है तो उसकी परमिशन कौन देगा, आरबीआई। तो अगर किसी भी बैंक को अपनी कोई नई ब्रांचेस खोलनी है या कोई प्राइवेट सेक्टर है जो नया बैंक खोलना चाहता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सेंट्रल बैंक के पास एप्लीकेशन डाली हुई है बैंक ब्रांच खोलने के लिए, बैंकिंग सिस्टम में आना चाहता है, तो ऐसे कोई प्राइवेट सेक्टर अगर अपना नया बैंक खोलना चाहता है तो उसको लाइसेंस कौन देगा, उसको लाइसेंस देगा सेंट्रल बैंक। ऐसे किसी को दो बैंकों को मर्ज करना है, जैसे भी आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक और ओबीसी का मर्ज हुआ बीसी 1 अप्रैल से, तो ये जो मर्ज होने की परमिशन है ये काम किसने किया है, सेंट्रल बैंक ने। अपनी मर्जी नहीं की, सेंट्रल बैंक ने इन दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया। तो ये जो मर्ज करने का काम है, एक्सपेंशन करने का काम है, लाइसेंस देने का काम है, ये सारे काम भी कौन करते हैं, ये सारे काम भी करता है किसी देश का सेंट्रल बैंक। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में जहां भी क्रेडिट वर्ड यूज होता है वो क्रेडिट वर्ड यूज होता है किसके लिए, लोन के। तो यहाँ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि कब तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में ज्यादा लोन देगा और कब जो है वो लोन कम दिए जाएंगे। तो लोन ज्यादा देने का फैसला करना, कम देने का फैसला करना और लोन ज्यादा और कम देना। अब ज्यादा और कम देना, यहाँ भी मैंने बताया था आरबीआई का डायरेक्ट जो है वो किसी भी जनता, आम पब्लिक के साथ आरबीआई का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। मतलब अगर आपको लोन चाहिए इवन अगर प्रधानमंत्री वर्ड हटा दें, अगर नरेंद्र मोदी को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास नहीं जा सकता, एज ए पर्सन उसको लोन कमर्शियल बैंक से लेना पड़ेगा। तो आरबीआई का डायरेक्ट जनता के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये लोन देने और कम देने, ज्यादा देने का काम किसके मार्फत से करता है, कमर्शियल बैंक बीच में एजेंट होता है। तो ये क्रेडिट कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब कब इकोनॉमी में लोन ज्यादा देने हैं, कब इकोनॉमी में लोन कम देने हैं और उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस चैनल से वो मेंटेन किया जाएगा,
इसका हम एक पूरा अलग क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क्स। तो जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है वो हमारे एक अलग टॉपिक चलेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में आगे हमारे फिर 6 पॉइंट चलेंगे, और वो जो 6 पॉइंट है वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें ये आपको 3 फंक्शन मेक करने हैं जो आपके अलग अलग 4 मार्क्स के आ सकते हैं। ये जो चौथा फंक्शन है ये हम अलग से करेंगे, और ये जो चौथा फंक्शन हम करेंगे ये आपको 2 यूनिट में चाहिए। सिर्फ इसी यूनिट में नहीं चाहिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको अगली यूनिट में भी चाहिए। तो इसलिए इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो।